मिलन का क्या होगा। रमानाथ अवस्थी से ये कविता सुनकर आपकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई होंगी। आपको याद आया होगा कि कैसे कवि सम्मेलनों में रमानाथ अवस्थी शान हुआ करते थे और उनकी कविता सुनकर हमारे हृदय में भावनाओं का ज्वार आ जाता था। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण कवि हुए हैं वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र 1 अक्टूबर 1927 को जन्मे थे और एक जमाने में आकाशवाणी में मानद प्रोड्यूसर भी रहे। कुछ वर्ष उन्होंने यहां काम भी किया। वीरेंद्र मिश्र का काव्य पाठ सुना जाए। इंद्रधनुष का वेश अपना, संस्कृति का परिवेश अपना, जागा है फिर देश अपना, मौन क्यों रागिनी, बोल वीणा वादिनी। इंद्रधनुष का देश अपना, संस्कृति का परिवेश अपना, जागा है फिर देश अपना, मौन क्यों रागिनी, बोल वीणा वादिनी। छाती पर बर्फीला अंधड़ झेलता, मुखरित है फिर पर्वत का हिम देवता, मलया नील करता है उसकी आरती, जयमाला पहनाती भारत भारती। मलया नील करता है उसकी आरती, जयमाला पहनाती भारत भारती। पूजन वेला में गाती आराधना, युग का अभिनंदन करती है साधना। पूजन वेला में गाती आराधना, युग का अभिनंदन करती है साधना। फूल रक्त का खिलता कुमकुम थाल पर, कंकर का टीका शंकर के भाल पर, ये शताब्दियों की है पावन लावनी, खेत और खलिहान बने हैं छावनी। स्वागत को हर द्वार सजा ले वीर मनीषी गीत वाले, सूर्यम पश्या प्रीति वाले, कह रहा पुरुवा उर्वशी तू लौट आ। इंद्रधनुष का वेश अपना, संस्कृति का परिवेश अपना, जागा है फिर देश अपना, मौन क्यों रागिनी, बोल वीणा वादिनी। तू जागे मैं जागूं जागे खेत की, हंस हंस कर बन जाए मिट्टी खेत की। फूलों को चिंता हो अपने बाग की, गायक को चिंता हो अपने राग की। फूलों को चिंता हो अपने बाग की, गायक को चिंता हो अपने राग की। मधुरत की रक्षा को सावन चल पड़े, मेहंदी की रक्षा को दुल्हन चल पड़े। गली न उजड़े अस्त्र उठे बाजार का, आए ध्यान कलश को वंदनवार का। जाना ही होगा शोणित के वास्ते, केवल इस महंगी मिट्टी के वास्ते। वंशी ने हुंकार दी है, वंशी ने हुंकार दी है, चूड़ी ने तलवार ली है, राधा ने ललकार दी है। लो नई आरती पार्थ के ओ सारथी। इंद्रधनुष का वेश अपना, संस्कृति का परिवेश अपना, जागा है फिर देश अपना, मौन क्यों रागिनी, बोल वीणा वादिनी। पेशकश है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने संग्रहालय से हिंदी की कुछ अनमोल कविताएं और एक बहुत ही दिलचस्प वार्ता। मनोहर श्याम जोशी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी जैसी उनकी पुस्तकें बेहद लोकप्रिय रही हैं। वो टेलीविजन पर भी सक्रिय रहे और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण धारावाहिकों का लेखन उन्होंने किया, जैसे हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने वगैरह। उन्होंने कुछ फिल्में भी लिखी थीं। मनोहर श्याम जोशी ने वर्षों पहले आकाशवाणी के लिए एक दिलचस्प वार्ता रिकॉर्ड की थी, मेरा पहला पहला प्यार। सुनिए उन्हीं की जबानी ये अनमोल वार्ता। एक तो यह कि मैं पूछूं पहले का मतलब क्या है, पहला माने कितना पहला। दूसरा यह कि मैं जिज्ञासा करूं प्यार का आप यहाँ किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। प्यार माने कैसा प्यार,
अगर प्यार की परिभाषा आप स्पष्ट नहीं करते तो मुझे पहले पहले प्यार की तलाश में बहुत पीछे जाना होगा। अपनी माँ के गर्भ तक नहीं तो गोदी तक तो निश्चय ही। फ्रायडवादियों की दाद और फ्रायड विरोधियों की झाड़ दोनों का खतरा उठाते हुए मुझे कहना होगा कि मेरा पहला पहला प्यार अपनी माँ के दूध से हुआ, जिसका मैं पूरे 4 साल तक सेवन करता रहा। उसी जमाने में मुझे माँ के पल्ले से भी बहुत प्यार हुआ, जो मसूरों की खाज मिटाने के लिए उतना ही अच्छा था जितना मुंह छिपाने के लिए। यह फ्रायडवादी पल्ला छोड़ता हूँ तो अपने को आईनों की सोहबत में पाता हूँ। कहने वाले यूं ही नहीं कह गए कि हमारा पहला और आखिरी प्यार खुद अपने से होता है। तो साहिबान, ये रहा मैं, 13 साल का किशोर, अपने घर की उस पुरानी सिंगार मेज के सामने खड़ा हुआ। शीशा करामाती हो न हो, मेरा मन जरूर करिश्माती है। इस आईने में अपने को जैसा चाहूँ वैसा देख पाता हूँ। और अब आपसे क्या छिपाना, मैं ज्यादातर अपने को एक फिल्म हीरो के रूप में देखना चाहता हूँ। मगर जब किसी भी तत्कालीन किशोरी ने उस किशोर में वो फिल्मी हीरो नहीं देखा, तब हम ही क्यों उसके फेर में पड़े। प्रसंगवश उस जमाने में अक्सर किशोरियां ब्याहता हुआ करती थी। किशोर प्रेम की आप बस कहानियां सुन गुन सकते थे और ये तमाम कहानियां पौराणिक गोकुल वृंदावन से ताल्लुक रखती थी। यही मुसीबत है, जब टीनेज रोमांस हमारे जमाने में होता ही नहीं था, तब अपने पहले पहले प्यार का आज की डिस्को दीवानी दुनिया में क्या खाक जिक्र करें। इस मुसीबत से पार पाने का एक ही तरीका है, वो ये कि सख्त एक तरफा किस्म के अनकहे प्यार को भी प्यार में शुमार किया जाए। वैसे इसमें संकोच की कोई बात नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान की एक अमेरिकी पंडिता ने हाल में ये लिखा है कि सख्त एक तरफा किस्म का अनकहा प्यार ही सच्चा प्यार होता है और रह पाता है। गोया दो तरफा होते ही उसमें खोट आ जाते हैं। अपनी किशोरावस्था और जवानी में इस तरह के खांटी यानी एक तरफा और अनकहे प्यार मैंने भी ज्यादा नहीं तो 2-4 किए ही होंगे। इनमें से एक था हॉलीवुड की अभिनेत्री जीन सिमन से। हॉलीवुड की अभिनेत्री से था इसलिए कतई खालिस रहा। अपने यहाँ की किसी अभिनेत्री से हो गया होता तो चिट्ठियां लिख लिख कर या कौन जाने बम्बई भागकर अशुद्ध कर दिया होता। ऐसा ही एक अदद और अनकहा प्यार मुझे अपने से कद को छोड़ हर माने में बड़ी एक ऐसी परिष्कृत देवी जी से हुआ, जिन पर उन दिनों अनेक महारथी फिदा थे। इस प्यार की बाबत उनसे कुछ न कहने की समझदारी के साथ साथ मैंने अपने चंद जिगरी दोस्तों से बहुत कुछ कह डालने की बेवकूफी भी की। राजदा रकीब बने। इन दोस्तों ने उन देवी जी के सामने मेरे प्यार के परखचे जरूर उड़ाए होंगे, क्योंकि जब भी मैं दुम हिलाता उनके सामने आता वो बिला वजह और बेसाख्ता हंस पड़ती। इस पिल्ला प्यार को किसी गिनती में न लें तो मेरा पहला पहला प्यार एक ऐसी किशोरी से हुआ जिसे मैंने अपने एक श्रद्धेय के घर की बैठक से लगे कमरे से अक्सर सुनाई देने वाली एक उपस्थिति के रूप में ही जाना। यूं वह मेरे सामने कई बार आई, लेकिन मैं उसे कभी ठीक से देख नहीं सका। कुछ इसलिए कि वो सिर झुकाए हुए होती थी और कुछ इसलिए कि मैं भी सिर झुकाए हुए होता था। मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है वाली मनस्थिति। इस प्यार के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यही नहीं, कभी किसी से उस किशोरी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। तब बरसों बाद एक मर्तबा पूछकर भूल ही की, क्योंकि पता चला वह ईश्वरीय प्रेम में आस्था रखने वाले एक संप्रदाय में शामिल हो गई थी कुछ ही सालों बाद। आपत्ति हो सकती है कि यह भी कोई प्यार हुआ, सिरफिरापन है परले दर्जे का। तो प्लेटो कह ही गए हैं प्यार एक भयंकर दिमागी बीमारी है, और नेपोलियन फरमा गए हैं कि प्यार से जीतने का एक ही उपाय है, मैदान छोड़कर भाग जाइए। मगर साहब, मैदान छोड़ता कौन है? चिर संभाव्य है प्यार। अगर ये माना जाए कि एक ही बार होता है तो फिर जब वो हो चुके आत्महत्या कर लीजिए। यूरोप में एक दौर में प्यार की बुलंदी ऐसी खुदकुशी में ही देखी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीना मरने से बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा अगला प्यार मेरा पहला पहला प्यार होगा। यादें बूढ़ी होनी चाहिए, तमन्नाएं जवान। मेरा पहला पहला प्यार, मनोहर श्याम जोशी की ये वार्ता अभी आपने सुनी। विविधा का ये अंक विश्व हिंदी दिवस पर विशेष है और हमने अपने संग्रहालय से कुछ अनमोल मोती निकाले हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। केदार शर्मा हिंदी फिल्मों के एक जाने माने निर्माता निर्देशक रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म 2 बार बनाई थी। भगवती चरण वर्मा की कृति चित्रलेखा पर आधारित ये फिल्म पहली बार सन 1941 में बनी थी, जब इसके मुख्य कलाकार थे मेहताब, नांदरेकर और A.S. ज्ञानी वगैरह। लेकिन आगे चलकर केदार शर्मा को ऐसा लगा कि वो इस कृति के साथ न्याय नहीं कर पाए और उन्हें इसे दोबारा बनाना चाहिए। साल 1964 केदार शर्मा ने चित्रलेखा को दोबारा बनाया।
इस बार इसके मुख्य सितारे थे अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार वगैरह। हिंदी सिनेमा की एक अनमोल संयोग की गाथा है ये, जब एक ही निर्देशक ने एक ही कहानी को 2 बार बनाया और वो हिंदी की एक प्रसिद्ध कृति पर आधारित थी। वैसे आपको बता दें कि आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों में चित्रलेखा पर आधारित नाटकों का प्रोडक्शन कई बार हुआ है। चित्रलेखा की ये नाट्य प्रस्तुतियां विविध भारती के नाट्य तरंग और हवा महल कार्यक्रमों में आप तक पहुंचाई जाती रही हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रलेखा पर आधारित रेडियो धारावाहिक का एक अंश। देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहाँ तक उचित है? ठीक कहती हो देवी, पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उत्सुकता दिखाने का अर्थ होता है अपने गुरु के जीवन में उत्सुकता दिखाना, और ये मेरे लिए स्वाभाविक तथा उचित है। देवी चित्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ तुम्हारी उपस्थिति इस कुटी की संयम पूर्ण शांति को नष्ट कर रही है। यह आश्रम एक कुल के समान है, जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के उचित तथा अनुचित कार्यों में टीका करने का ही नहीं, वरन हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं इस बात को मानने को बाध्य नहीं हूँ। न सही, फिर भी मैं आज बीजगुप्त के यहाँ जाऊंगा, केवल अपने गुरु भाई श्वेतांक से मिलने के लिए। देवी, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम और विचार करो और तुम हम लोगों पर दया करो। दया? किस पर दया करने को कह रहे हो? और किससे दया करने को कह रहे हो? तुम बधिक से दया की आशा करते हो? देवी, तुम संहारकर्ता से निर्माण कराना चाहते हो? भूलते हो। दोपहर के समय विशाल देव नगर से लौट आया। चित्रलेखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इतना सब कह चुकने के बाद, अपने निर्णय के बाद भी वो बीजगुप्त के संबंध में जानना चाहती थी। जिस समय विशाल देव लौटा, उस समय चित्रलेखा कुटी के बाहर वटवृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। विशाल देव को देखते ही वो उठकर बैठ गई। विशाल देव सीधे चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, मैं बतला दूं कि आर्य बीजगुप्त से नहीं मिला। मैं केवल श्वेतांक से मिलकर लौट आया हूँ। मैं अधिक देर तक वहाँ ठहरा भी नहीं, क्योंकि श्वेतांक आर्य मृत्युंजय के यहाँ जा रहा था। मैं भी उसके साथ वहाँ तक बातें करता हुआ गया। इसके बाद वो भीतर चला गया और मैं लौट आया। श्वेतांक ने मेरे विषय में भी तुमसे कुछ पूछा विशाल देव? हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम के विषय में वो मुझसे पूछता रहा। वो जल्दी में था, नहीं तो वो यहाँ आता भी। एक बात और बतलाऊं? हाँ? शायद तुम्हें आश्चर्य हो, श्वेतांक यशोधरा से प्रेम करता है। क्या? हाँ, और वो उससे विवाह करना चाहता है। श्वेतांक यशोधरा से विवाह करना चाहता है? हाँ। मेरा तो ऐसा अनुमान था कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया है। तुमने ये किस प्रकार अनुमान कर लिया कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया? श्वेतांक ने ये तो कहा था कि बीजगुप्त यशोधरा की ओर आकर्षित अवश्य हुए थे, पर उसका विश्वास है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कभी न करेंगे। बीजगुप्त का तुम्हारी ओर अनुराग स्थायी है। धन्यवाद विशाल देव जी। जो कटु शब्द मैंने तुमसे कहे हैं, उनके लिए तुम मुझे क्षमा करना। देवी, मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। इतना विश्वास रखना विशाल देव। चित्रलेखा पर आधारित रेडियो धारावाहिक का ये अंश आपने सुना।
जैसा कि आप जानते हैं भगवती चरण वर्मा की ये कृति थी। ये जो धारावाहिक था इसका निर्माण विविध भारती मुंबई में ही किया गया था और इस धारावाहिक में आपको कई जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी होंगी। बहरहाल फिल्म चित्रलेखा की बातें हमने की, तो चलिए साहिर लुधियानवी का लिखा इस फिल्म विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए थे कुछ अनमोल रिकॉर्डिंग्स और हिंदी साहित्य के कुछ अनमोल मोती। लेकिन इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के जन्मदिन भी आ रहे हैं, उनसे जुड़ी तारीखें भी आ रही हैं। अब जैसे सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। आगे चलकर पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं, उन्होंने जोड़ी बनाई सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ और संगीतकारों की ये जोड़ी कहलाई शिव हरि। शिव हरि की इस जोड़ी ने फासले, चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों में संगीत दिया था और इन फिल्मों के गाने बेहद लोकप्रिय हुए हैं। यूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा ने कई हिंदी गीतों में संतूर बजाया है। शिव हरि की जोड़ी ने कई अनमोल गाने तैयार किए। हम उन गानों के अंश भी आपको सुना सकते हैं जिनमें पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर है। हम वो गाने भी आपको सुनवा सकते हैं जिन्हें शिव हरि ने कंपोज किया। लेकिन आज हम आपके लिए एक बेमिसाल गाना लेकर आ रहे हैं। सन 1966 में फिल्म गाइड आई थी। जब इसके एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब संगीतकार सचिन देव बर्मन ने शिव कुमार शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस गाने में तबला बजाएं। शर्मा जी ने ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि वो तो संतूर बजाते हैं, तबला कैसे बजा सकते हैं। तो सचिन देव बर्मन ने ये कहा कि वो ये जानते हैं कि शिव कुमार शर्मा तबला भी बजा सकते हैं और इस तरह से इस गाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने बेमिसाल तबला बजाया है। पंडित शिव कुमार शर्मा को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए गाइड फिल्म का ये गाना सुनते हैं और उनकी प्रतिभा को सलाम करते हैं। हस्तियों का जन्मदिन है। ओम प्रकाश भंडारी अगर मैं कहूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस लेखक और कवि की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कमर जलालाबादी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि वे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हुए हैं। अमृतसर में पैदा हुए ओम प्रकाश भंडारी शायरी का शौक ऐसा रखते थे कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया और हो गए कमर जलालाबादी। कमर जलालाबादी के महत्वपूर्ण गाने आपको बताएं। पहली तारीख तो आप सुनते ही हैं, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना मेरा नाम चिंचिंचू, वो भी कमर जलालाबादी का ही लिखा हुआ है। बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में कमर साहब आए और उन्होंने फौजी भाइयों से जयमाला कार्यक्रम में अपनी कुछ बातें कही थी। इसी रिकॉर्डिंग का एक अंश आपके लिए। फौजी भाइयों, आपकी हिम्मत और अजमत को सलाम। आपकी और हम कलाकारों की जिंदगियां कहीं कहीं मिलती हैं। आप मुल्क को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, हम उसकी तफरी का सामान मुहैया करते हैं। जरूरत पड़े तो आप वतन दुश्मनों के खून से खेलते हैं और हम अपने फन की तख्लीक के लिए खूने जिगर से खेलते हैं। जोश मलसियानी ने खूब कहा है, खून कितना चाहिए एक मिसराए तर के लिए। बहुत साल पहले जब मैं लाहौर में इसी मिसराए तर की तलाश किया करता था, लुधियाना के एक नौजवान ने मुझे मुशायरे में बुलाया। उस नौजवान के गर्म खून में इनकलाबी शायरी जोश मार रही थी। कुछ वक्त गुजरा, उस नौजवान का कलाम पंजाब में मशहूर हुआ, हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और एक दिन बम्बई में श्री SD बर्मन के यहाँ फिर उस नौजवान से मुलाकात हुई। अब वो फिल्मी दुनिया में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। वो न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि आज उसका शुमार चोटी के नगमा निगारों में है। नौजवान का नाम है साहिर लुधियानवी। 1943 में मैं प्रभात फिल्म कंपनी पूना में शामिल हुआ। उस वक्त वहाँ रहमान, राम सिंह और सप्रू भी जद्दोजहद कर रहे थे। एक दिन प्रोड्यूसर बाबूराव पाई ने बताया कि वो एक नए हीरो को लाए हैं और उसे जल्द ही चांस देंगे। हम सब सोचा करते थे कि पता नहीं इस बेचारे को कब चांस मिलेगा। उन दिनों प्रभात में हम एक हैं की तैयारी हो रही थी। इत्तेफाक देखिए कि उस फिल्म का हीरो किसी वजह से फिल्म में काम नहीं कर सका और पाई साहब के नए हीरो को फौरन चांस मिल गया।
सबने कहा नया हीरो बहुत खुशनसीब है। ये नौजवान देवानंद था जो आज देश परदेश में मशहूर है। उन्हीं दिनों में एक और नौजवान प्रभात में शामिल हुआ। आप माशाअल्लाह छोटी सी बकर दाढ़ी रखा करते थे, शक्ल से फिलासफर मालूम होते थे, बगल में एक कहानी की फाइल रखते थे और सबको सुनाया करते थे। वैसे आप प्रभात में डांस डायरेक्टर थे। वक्त गुजरा, मैंने उन्हें एक शानदार ओपन कार में देखा और उनका नाम बच्चे बच्चे की जबान पर। ये नौजवान ना तो राइटर बना ना डांस डायरेक्टर बना, वो बना मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर गुरुदत्त। गानों की फिल्म बंदी में राज कपूर के साथ साथ गुरुदत्त का नाम आने लगा। देसाई की पहली फिल्म छलिया थी जो उन्होंने अपने भाई सुभाष देसाई के लिए डायरेक्ट की थी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। कल्याण जी आनंद जी को संगीत का पहला चांस सुभाष देसाई देना चाहते थे। कल्याण जी घबराए और भाग निकले, लेकिन सुभाष देसाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनाकर ही दम लिया। लीजिए छलिए का गाना सुनिए। इसके बोल मेरे लिखे हुए हैं। हजरत कतील शफाई ने एक मुलाकात में इस गीत को सराहा। मैं उनकी कदरदानी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 9 जनवरी को हिंदी सिनेमा के एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्मदिन होता है और वो हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर को कौन नहीं जानता। फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती तो जैसे उनकी पहचान बन चुका है। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने अपनी यादों के उजाले बांटे थे हमारे साथ। सुनिए उसी रिकॉर्डिंग का एक अंश। साहिर साहब तो कमाल के राइटर थे, बहुत कम बोलते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। गाने जो साहिर साहब लिखते थे, जो भी लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उससे क्या कि सिंगर को इतना इंटरेस्ट आ जाता था उन गानों में कि खुद बहुत मजा लेते थे। तो साहिर लुधियानवी जैसे राइटर मुझे नहीं लगता पैदा होंगे। ये देखिए इन्होंने वो गाना लिखा था, भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आंखें। मैं आपको इंस्टेंस सुनाऊं इसका। एन दत्ता जी रिहर्सल मुझे करा रहे थे और इतनी देर में दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब आके लेट गए और सुनने लगे गाना। उसमें एक अंतरा आता है, तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं, क्यों ना बन जाएं इन आंखों की पुजारी आंखें। जब ये सुनाना दिलीप साहब ने, उन्होंने कहा ओह तौबा मेरी, ये साहिर है ना दत्ता? दादा ने हाँ जी। और फोन लगाओ साहिर को। वो फोन लगवाया। उन्होंने कहा साहिर साहब आपने कमाल कर दिया, क्या थॉट लेकर आए हैं गाने में, आपका मुकाबला नहीं हो सकता। अब साहिर साहब तो बेचारे हमेशा चुप रहते थे, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा चुप ही एक्सेप्ट करते थे। उन्होंने कहा बस दिलीप साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने पसंद किया। तो उन्होंने कहा नहीं साहिर साहब, दिल करता आपको गले लगाऊं, बस आपसे अच्छा नहीं। गीतकार का बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। जैसे बहुत सारे गाने साहिर साहब के हैं, हसरत जयपुरी के गीत हैं, इंदिवर साहब के हैं, आपने गाए हैं। देखिए ऐसा था कि सबका अपना अपना नेचर है। साहिर साहब कभी इंटरफियर नहीं करते थे गाने में। सिंगर जैसे गाए वो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर का काम है। प्रोनाउंसिएशन तो हम लोगों से टचवुड खराब होते नहीं थे। तो साहिर साहब कभी नहीं बोलते थे बीच में, सिर्फ बोलते थे, भरत व्यास जी बोलते थे ओ पट्टे इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो यार, ये अच्छा लगेगा, तो बोलना पड़ता था। और हसरत जयपुरी जी का उनकी खासियत ये थी, उनका गाना मैंने गाया था जय किशन जी का, खो गया है मेरा प्यार। अच्छा, जय किशन जी ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार कहते थे। तो जब वो ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार कहें तो मैं हसरत साहब की तरफ देखूं कि ये कुछ कह ही नहीं रहे इनको, कि असली वर्ड तो ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार है। तो हसरत जी ने इशारा किया चलने दो चलने दो। फिर इतनी देर में जय किशन जी उठ के गए तो मैंने हसरत साहब को कहा ये ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार में गाऊंगा। अब लोग तो सिंगर को बदनाम करेंगे ना कि ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार कैसे गाया, ढूंढता हूँ नहीं गाया। उसने कहा पट्टे जैसे जय बोलते हैं ऐसा ही गाओ, नहीं तो जय किशन को पूछ लो। मैंने कहा ये अच्छा। इतनी देर में जय साहब आ गए। मैंने कहा पापा जी वो ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार गाना है कि ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार?
तो उन्होंने कहा यार ऐसा है, वो बेड़ी वाला गा रहा है, वो कहाँ ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार गाएगा, वो ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार गाएगा, तो इसको ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार चलने दो, ये अच्छा लगता है। क्यों हसरत? असर साहब भी हाँ में वहाँ मिला देते थे। उन्होंने कहा ठीक है जी। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, पति पत्नी और वो एक फिल्म थी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का हर आदमी कभी न कभी गुनगुनाया होगा, खास करके बाथरूम में नहाते वक्त। तो क्या आपको ये अंदाजा था कि ये मजेदार गाना एक दिन ये इंडस्ट्री की खासियत है कि कोई पता नहीं चलता कौन सी पिक्चर चलनी है, कोई पता नहीं चलता कौन सा गाना चलना है, लोगों को क्या पसंद आना है। अब जब मुझे मनोज जी ने गवाया था मेरे देश की धरती, तो मैं कसम से बोलता हूँ मेरे मन में आता था क्या गवा दिया मुझे, देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले सोना उगले, और पता चला बच्चे बच्चे की जुबान पे था गाना। तो ऐसे ही ठंडे ठंडे पानी में वो रिकॉर्ड हो गया। इतना जरूर पता था कि इसमें पंच है जी, और जो आर्टिस्ट हैं संजीव कुमार जी, वो इसको निभाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं था कि चोपड़ा साहब इसको पिक्चराइज इतना अच्छा करेंगे, लोग बहुत एंजॉय करेंगे, और बाकी वो बहुत एंजॉय किया लोगों ने। तो क्या सचमुच ठंड का कुछ एहसास करना पड़ा था आपको, या ऐसे सुरों का कमाल था? तो मुझे बोलते थे ना कि वो हीरो पे ठंडा ठंडा पानी पड़ता है तो वो कैसे करेगा जी, तो ओ ठंडे ठंडे ऐसे करना पड़ता था। कुमार और मनोज कुमार के लिए आपने खूब गाया है। आपके दिल के करीब कौन से गाने रहे हैं, उन गानों का जिक्र कीजिए। देखिए गाने तो हर सिचुएशन के होते हैं, जैसे गोपी में गाया था वो मैंने रामचंद्र कह गए सिया से, बड़ा अच्छा लगता था वो, क्योंकि वो नया थॉट था। तो राइटर थे राजेंद्र कृष्ण जी, वो भी कहीं ना कहीं से टोटका ढूंढ के लाते थे। तो ये गाना हुआ। फिर उसके बाद जो मुझे खास पसंद था अपना गाया हुआ जी, शक्ति फिल्म का बहुत अच्छा था। कौन सा? मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। और रिकॉर्डिंग के बाद उनके साथ किस तरह के हंसी मजाक हुआ करते थे? हंसी ठट्ठा कुछ बताइए। दिलीप साहब तो इतने मज़ेदार थे, वो तो हर चीज पे मजाक करते थे। लेकिन ममता जी मैं आपको बताऊं, दिलीप साहब के और मेरे रिलेशंस, इनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे, एहसन और असलम, और इनके घर में जाया करता था जब इनकी पहली पिक्चर बन रही थी ज्वार भाटा। और इनके भाई नासिर खान वो बहुत मशहूर थे, तो इनके भाई जब मिले मुझे तो वो कहते थे हमारा भाई नासिर खान है। तो मैंने कहा नासिर खान आपके भाई हैं? बोले हाँ, और एक और भाई हमारा आ रहा है अब, दिलीप कुमार उसका नाम है, असली नाम यूसुफ है, तुम आओगे मिलने? मैं क्यों नहीं। तो संडे के रोज मैं चला गया बांद्रा गया, तो तब से मतलब मेरी दोस्ती हो गई। तो दिलीप साहब मुझे अपना छोटा भाई मानते थे हमेशा। ये सब हीरोज जो हैं ये खुद अच्छा गाते हैं, तो ये गा के सुनाते हैं। अच्छा। और यार ऐसे नहीं ऐसे मुझे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे मुझे चाहिए। वैसे ही मनोज जी थे, वैसे ही दत्त साहब थे, ये लोग खुद गा के सुनाते हैं। तो दिलीप साहब ने कोई गाना गा के आपको बताया था? हाँ, सब गाने जैसे देखिए ना वो जेंटलमैन 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 ये कहते थे, और देखो वो मैं टोपी पहन कर आता हूँ और ये लिबास पहन कर आता हूँ, तो छेड़ता हूँ वो हीरोइन की माँ को, और तंजिया आवाज में तुमको गाना है, हे जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, कहता परवाह नहीं कर, ऐसे ही होना चाहिए। जेंटलमैन 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 आप मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन के, हे लंदन से आया मैं बन ठन के, जेंटलमैन 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 को हमने सजाया साहित्य के रंगों से और फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के काम से। चलते चलते विविधा कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद करना जरूरी है। 12 जनवरी 1992 को इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे जाने माने गायक पंडित कुमार गंधर्व। पंडित कुमार गंधर्व पर श्यामरंग शुक्ल सुना रहे हैं अपनी वार्ता। स्वतंत्रता के बाद आज संगीत जिस मोड़ पर खड़ा है, यदि इसे विकास माना जाए तो इस विकास यात्रा में
पंडित कुमार गंधर्व का अहम योगदान है। कुमार गंधर्व स्वभाव से क्रांतिकारी एवं स्वतंत्र चेता थे। उनकी सोच में विवेक एवं तर्क दोनों का समावेश था। कुमार ने परंपरा के अस्तित्व को नहीं नकारा, बल्कि अंधानुकरण को नकारा। परंपरा के संदर्भ में उनकी व्याख्या कुछ और थी। उनका कहना था कि ठहर कर परंपरा को निहारते रह जाना बेमानी है, क्योंकि ठहराव परंपरा नहीं है, वह एक ऐसी धारा है जो पीछे से बहती चली आ रही है और आगे को बहती चली जा रही है। ऐसे ही अनंत अनंत धाराओं के प्रवाह का नाम परंपरा है। संगीत की भी उनकी एक अपनी व्याख्या थी। उन्होंने अपने को किसी घराने के खूंटे में नहीं बांधा। कुमार ने सुरों को अपने ढंग से देखा। लय के पालने पर सुरों को वे बड़ी ममता से झुलाते थे। इतना सब होते हुए भी राग की शुद्धता के प्रति नेक और ईमानदार रहे। यद्यप उनकी स्वर संगतियां और मुर्कें आम से हटकर थीं, तत्वतः इसी को सृजन कहते हैं। कुमार गंधर्व ने जब अपनी चिंतन धारा का बिगुल बजाया तो चहुओर से जमकर विरोध हुआ। युद्धम देह के घोष होने लगे, किंतु अविचलित कुमार ऐकला चलो की तर्ज पर अपनी राह चलते रहे। अपनी टेर अपने ही सुनते रहे। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब लोगों ने यह महसूस किया कि यहाँ तो गुदड़ी में लाल है। बस क्या था कि रातों रात कुमार गंधर्व हो गए सबके लाडले। कुमार जी अपनी जगह अडिग रहे और हम हैं कि उन्हें देखने के लिए अपनी पोजीशन बदलते रहे। कुमार की गायकी अपने ढंग की अकेली गायकी है। उसका रंग इंद्रधनुषी है। अलग अलग रंग हैं तो उनका नयनाभिराम मिलन भी है। उसमें तमाम पुष्पों के पराग का संकलन है, किंतु स्वाद केवल मधु का है। उसमें शब्द हैं, अर्थ है, शब्द और सुर की पीड़ाओं का सहज संवाद भी है। ताल के संग सुरों का उठापटक नहीं, अपितु अलौकिक रोमांस है। उनकी रागिनी हर दिन नए नए परिधान पहनती है, हर दिन नए नए श्रृंगार करती है। उसमें विविधता है, स्वर संगतियों में अल्हड़ मधुर चुलबुलाहट है। उनकी गायकी जो कुछ है अपनी है, मौलिक है, जिससे किसी अन्य गायकी या शैली का दूर तक का रिश्ता नहीं जुड़ता। वे स्वयं में एक घराना या शैली हैं जिसके चीरहरण के न जाने कितने दुशासनों के प्रयास विफल गए। इस गायकी का सौंदर्य शास्त्र ही कुछ अलग है। उनका कहना था कि घराने की नकल करने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है सृजन से, कुछ रचने से। कुमार ने दरबारी सौंदर्य शास्त्र के अस्तित्व को नकार कर संगीत के लोकतांत्रिक सौंदर्य शास्त्र के मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। वह सौंदर्य बोध जो जमीन से जुड़ा है, वह उनकी गायकी का प्राण है। मालवा के लोकगीतों पर कुमार का शोध था। उन लोकगीतों का शास्त्रीकरण इनके गायन में रच बस गया। कुमार की गायकी जो लोकमानस की गायकी बन सकी, उसके पीछे यह एक मुख्य कारण रहा है। कुमार गंधर्व ने कला को पेशा नहीं अपितु एक पूजा के रूप में ग्रहण किया। जिसके लिए संगीत एक पूजा है, आराधना है, उसकी दुनिया में केवल 7 सुरों का भरा पूरा परिवार होता है। इन्हीं के संग उसका उठना बैठना, गाना रोना सभी कुछ होता है। उन्हीं की मनोहारों में वह खोया रहता है, वह भावों का सौदा करता है। कुमार एक ऐसे ही यायावर थे। अब सुनते हैं कुमार गंधर्व और वसुंधरा के स्वर में विश्व हिंदी दिवस पर विशेष सामग्री से सजाया था। इसके अलावा कुछ फिल्मी और संगीत की कुछ हस्तियों को भी हमने नमन किया। हमने जन्मदिन की बधाई दी पंडित शिव कुमार शर्मा को। हमने याद किया कमर जलालाबादी और महेंद्र कपूर को भी। आज के इस कार्यक्रम में पंडित रमानाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र, मनोहर श्याम जोशी और कुमार गंधर्व जैसे स्वर आप तक पहुंचे। आशा है मिलन का क्या होगा। रमानाथ अवस्थी से ये कविता सुनकर आपकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई होंगी। आपको याद आया होगा कि कैसे कवि सम्मेलनों में